Assalamu alaikum aspirants. So our today's topic is global and regional integration. Okay, and the part A of paper 2. So the first outline is comparative and analytical study of the political system. ये सारे हम कर चुके हैं, ठीक है. UK USA इन सब के जो हैं वो हम कर चुके हैं. सो इसका सेकंड जो पार्ट है पेपर 2 के पार्ट ए का, वो भी हम करेंगे सारा गो थ्रू. सो फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन. कि किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में आफाकी तौर पे, ठीक है, रीजनल इंटीग्रेशन जो है वो किस तरह आपस में कनेक्टेड है, ठीक है. यानी आपस में जो सारे मुल्क हैं वो इंटीग्रेट किस तरह से हैं, ठीक है. उनमें लेन देन किस तरह से होती है, सोशल इंटरेक्शन कैसे होती है, इकोनॉमिक उनकी जो है वो कैसे अप बिल्ड होती है आपस में, पॉलिटिकल उनके आपस में क्या जो है वो होती है, ट्रेड कैसे होती है, और सिविल सोसाइटी जो है वो कैसे फाउंड होती है. तो ये सारा कुछ आता है इंटीग्रेशन में. सो वन बाय वन इसके डिफरेंट जो है वो पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स. Globalization is a process of increasing interconnectedness among countries, primarily in economic, culture, technology and politics. इन सब का जो आपस में है इंटीग्रेट होना कहलाता है ग्लोबलाइजेशन. सो इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स के यहाँ पे क्या है, चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है. वो कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, ठीक है, कोई खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, कोई खाम माल हो सकता है, कुछ भी. सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ अक्रॉस बॉर्डर्स. तो जाहिर है हर मुल्क अपना बॉर्डर है, तो बॉर्डर के आर पार होगा तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएगा ना. फिर है इम्पार्ट ऑन नेशनल सोवरेंटी. नेशनल सोवरेंटी पे इसके क्या असरात होते हैं. इट हैज़ लेड टू अ कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल सोवरेंटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. जाहिर है फिर वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो जाता है ना, जब एक मुल्क से दूसरे नेशन में जाएगा, नेशनल की बजाय फिर इंटरनेशनल वो बात हो जाती है. So between national sovereignty and international cooperation, while globalization encourages nations to work together, it can also challenge the authority of individual states to govern themselves. So countries may have to conform the international norms and standards, limiting their policy making freedom. ग्लोबल गवर्नेंस कैसे होती है. क्लाइमेट चेंज जो है वो इफेक्ट करता है इसको, टेररिज्म इफेक्ट करता है, पैराडामिक्स जो आ रही थी जैसे कोरोना आया रिसेंटली, कोल्ड वार पीछे चल रही थी, ठीक है. Transcends national borders, there is a growing need of global governance. So this involves international cooperation and institutions that facilitate dialogues, decision makings among countries. Organizations like UN play vital role in दिस एस्पेक्ट. सो पोलिटिकल मूवमेंट क्या होती है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, कि किस तरह से जो है पोलिटिकल ग्रेविटीज़ जो हैं, पार्टीज़ हैं, वो एडवोकेट करती हैं पॉलिसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटाइज करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे. फिर है ग्लोबल सिविल सोसाइटी की, वो किस तरह से बनती है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, इंपॉर्टेंस क्या है ये सिविल सोसाइटी की. इट्स रेफर्स टू द एरिया ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. सारी एन जी ओज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं. एन जी ओज़ क्या होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या करती हैं जी, ऑपरेट होती हैं डिफरेंट बॉर्डर्स में. दीज ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस. रोल क्या है इसका ग्लोबलाइजेशन में सिविल सोसाइटी का, कि ये क्या करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है किस किस तरह से मोबिलाइजिंग सिटी को करने में, ठीक है, अवेयरनेस लोगों के अंदर फैलाती है. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज कंट्रीब्यूट करती है इंक्लूसिवली और ग्लोबली. चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं एनजीओज़ को, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इनको बहुत ज़्यादा जो है चैलेंजेस देखने पड़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इदारा जो है वो एनजीओ है हेल्थ को लेके, ठीक है, कि वो लोगों की हेल्थ में मदद करता है, ठीक है, उनका इलाज मुफ्त फ्राहम करता है, तो फिर जाहिर है उसको क्या चाहिए कि वो उसके पास फ़ंड होंगे तो वो लोगों की मदद करें ना, ठीक है. तो फ़ंड इकट्ठे करने में उसे मुश्किल होती है, लिमिटेड फंडिंग होती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एक्टिविटी, मतलब उसे अलाउ नहीं किया जाता कि वो लोकली जो है वो लोगों तक जाएँ और काम करें, ठीक है. इसमें भी उनको थोड़ी मुश्किल होती है. बैकलैश फ्रॉम गवर्नमेंट का भी ज़ोर होता है. ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अपने इदारे बनाए होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो फिर प्राइवेट को जो है वो थोड़ा कम प्रेफर करते हैं और परसीव करते हैं उनकी नेशनल सॉवरेनिटी को. सो ये सारे चैलेंजेस हैं जो देखने पड़ते हैं सिविल सोसाइटी को ग्लोबली. नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल पॉलिटिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि वो कैसे रोल प्ले करती है. ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है जो इन्हेंस करता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन और पॉलिटिकल कोलैबोरेशन को बाय द इंक्लूडिंग ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स, कस्टम्स क्या है, रिवाज वहाँ के, यूनियंस एंड शेयर पॉलिटिकल गोल. फ़ायदे कुछ इसके क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती है, और कलेक्टिव बारगेनिंग जो है वो भी इंक्रीज़ होता है उसका लेवल. एग्जाम्पल्स रीजनल इंटीग्रेशन की क्या है. सेवरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जाम्पलीफाई पॉलिटिको इकोनॉमी इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियंस, ठीक है, एंड साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जिसे सार्क कहते हैं, एंड द इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ, ठीक है. ये तीनों उन्होंने कहा है कि ये हैं ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती हैं रीजनल इंटीग्रेशन पे, ईयू, ईसीओ एंड सार्क, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के. इनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कौन सा, ये जो भी हमने बात की
यूरोपियन यूनियन, सार्क और इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO, इनको 1 बाय 1 देखते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या करती है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 यूरोपियन कंट्रीज़ की। अब जाहिर है इसका नाम ही EU है ना, यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, तो इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ सारी शामिल है। कितनी है, 27। ये MCQ में बात पूछी जा सकती है, ठीक है, इस लिहाज से आपने इसको देख लेना है। टू प्रमोट इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन, जाहिर है अब इंटीग्रेशन के लिए काम कर रही हैं तो वो इंटीग्रेशन में हेल्प आउट करेंगे और कोऑपरेशन में। फिर इसके की इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, ठीक है, यूरोपियन कमीशन, द एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्स फॉर प्रॉपरिंग लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी उसकी क्या काम करती है कि वो रूल्स बनाती है, ठीक है, और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करवाती है। यूरोपियन पार्लियामेंट क्या काम करती है EU में, elected representatives who debate and pass legislation. Council of Union, European Union represents member states governments making decision on policy areas. Policy and achievements क्या हैं EU की, it is establish a single market around the free movements of goods, services, people and capital. The European Union is a the euro is common currency, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में आपको पता है यूरो यूज़ होता है, सो यूरो जो है वो कॉमन करेंसी है, जैसे डॉलर होता है यहाँ पे यूरो है, ठीक है। फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अमंग मेंबर स्टेट्स। सेकेंड है सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका जो एब्रीवेशन है। ओवरव्यूज़ का क्या है, ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंप्राइजिंग द 8 साउथ एशियन, अब नाम इसमें है ना एशियन साउथ एशियन, तो इसके अंदर साउथ एशियन कंट्रीज़ ही शामिल है, कितनी 8 हैं, ठीक है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ऑब्जेक्टिव सार्क के हैं, द मेन गोल्स ऑफ सार्क इंक्लूड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल एक्सचेंज एंड द कोऑपरेशन इन एरिया सच एज एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड हेल्थ। चैलेंजेस इसको क्या क्या देखने पड़ते हैं, इट्स फेस चैलेंजेस लाइक पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन मेंबर स्टेट, यानी 8 कंट्रीज है ना, तो अगर इनमें से किसी भी 2 के दरमियान में अगर कोई इख्तलाफ है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया दोनों साउथ एशिया कंट्रीज़ हैं, तो इनके दरमियान अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो फिर जाहिर है बाकियों पर भी उसका इफेक्ट होगा, पार्टिकुलरली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच हिंडर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO, this is a regional organization established to promote growth, technical, cultural cooperation among its member state, including countries from Central and South Asia. इसके अंदर अज़रबैजान वगैरह ये सारे मुल्क शामिल हैं, ठीक है। The ECO focuses on trade, investment and connectivity to aiming to create regional market and facilitates trade any member country. Key initiatives इनके थे projects like ECO trade agreement aim to enhance trade and इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद दैट रीजन एंड फोस्टरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज के जितना भी हम टॉपिक करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही थी, ठीक है। जितनी ऑर्गेनाइजेशंस की बात हुई है, ECO, EU और सार्क, इसके आगे हम 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, IMF क्या है, वो किस तरह रोल प्ले करता है, ये पॉइंट्स जस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी जस्ट वैसे ही थ्योरी की बातें हैं, आपकी सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, वो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं, ठीक है। ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए यही इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई MCQs बन जाता है या किसी पे नोट आ जाता है, ठीक है। या वो पूछते हैं कि सार्क जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है नेशनल इंटीग्रेशन में, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो उस लिहाज से आपने इसको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिजाइम्स, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। IMF, WT, ये दोनों जो है वो बिगेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिजाइम्स हैं, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं IMF को। IMF किसका एब्रीविएशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। The IMF is an international organization that aims to promote global economic stability and growth. It provides financial assistance and advices to member countries. IMF का क्या काम है कि वो पूरे मुल्क में जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनको क्या करता है, इकोनॉमिकली स्टेबल करने में हेल्प आउट करता है, यानी किसी मुल्क को अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो उसको कर्जा देता है, ठीक है, और फिर उनकी हेल्प आउट करता है माली तौर पे। जैसे पाकिस्तान का आपने सुना होगा कि IMF से उन्होंने इतना लोन लेना है, हर साल जो है वो लोन लेते रहते हैं, तो वो उनकी हेल्प आउट करता है, ठीक है, IMF। तो पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, ठीक है, उनको हेल्प आउट करता है IMF, क्योंकि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिजाइम है, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है, इट प्रोवाइड्स लोन टू कंट्रीज फेयरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। सर्विलेंस क्या है, मॉनिटर्स ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड ऑफन पॉलिसी एडवाइस टू मेंबर कंट्रीज। कैपेसिटी डेवलपमेंट क्या है, ऑफर्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू हेल्प कंट्रीज इंप्रूव देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये किस तरह काम करती है, तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अभी बजट पेश किया, ठीक है, तो बजट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये तो मैं बहुत आपको कम डिजिट बताऊँगी, लेकिन फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि 20 करोड़ का बजट बनना, ठीक है, पूरे पाकिस्तान का पूरे साल का। 20 करोड़ तो बहुत कम है, ज़ाहिर है ये एक सूबे का भी नहीं होगा, चलिए फ़र्जन हम बात करें, ठीक है, 20 करोड़ है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के जितने भी टैक्स वगैरह लगा के और जितनी भी इनकम वगैरह सब कुछ है उनको कलेक्ट करके हमारे पास बनते हैं 10 करोड़ रुपए, ठीक है, लेकिन हमने बजट बनाया 20 करोड़ का। अब हमारे पास तो पैसे कम है तो हम तो वो यूज़ नहीं कर सकते ना, 10 करोड़ की हमारे पास कमी है, तो फिर वो हम क्या करेंगे कि वो हम लोन लेते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिजाइम से, जैसे कि IMF है, ठीक है। फिर इस पर मीटिंग होती है, फिर वो सारे डिस्कस करते हैं कि आपने कहाँ पे एक्सपेंडिचर आपका कितना है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ठीक है।
तो उस हिसाब से फिर जो है हमारा लोन अप्रूव होता है, फिर वो हमें IMF जो है वो लोन दे देती है। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका ओवरव्यू है, ये इंटरनेशनल बॉडी है जो रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। अब जाहिर है WTO ट्रेड है ना, तो ये ट्रेड से रेलिवेंट है, ठीक है। नेशंस के दरमियान इंटरनेशनली तौर पे ये जो है हेल्प आउट करती है। इसके फंक्शंस क्या हैं? ट्रेड नेगोशिएशन करना, ठीक है, उनके एग्रीमेंट्स को देखना, डिस्प्यूट रेड्यूशन, अगर किसी दो मुल्कों के दरमियान में कोई रेजोल्यूशन कोई झगड़ा वगैरह है तो उनको दूर करना, ठीक है, एग्रीमेंट से, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और तीसरा काम है WTO का ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। इसने कुछ रूल बनाए हुए हैं तो उसको जो है फॉलो करना पड़ता है हर मुल्क को, क्योंकि इंटरनेशनल डिजाइन है तो फॉलो करना ही पड़ता है किसी हर हाल में, ठीक है। ऐसे ही है नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ IMF। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जाहिर है वो हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों को इकोनॉमिक चैलेंजेस में भी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में, तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन भी इसका यही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आउटलाइन का है पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो है कौन कौन सी होती रही हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ठीक है। द कॉलोनियल पीरियड, आपको पता है कि इंडिया के अंदर जब कॉलोनियल पीरियड था, ठीक है, जब बरतानिया के लोग वहाँ पे आ गए तो उनकी हुकूमत थी, बरतानवी हुकूमत, तो वहाँ पे कॉलोनियलिज्म का जो था वो पीरियड चल रहा था, कम्युनिज्म का। सो इट वॉज मार्क्ड बाई सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूवमेंट्स दैट शेप द सब कॉन्टिनेंट। तो तभी फिर जो है वो सियासी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं। अमंग दोज मूवमेंट्स द राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म प्लेड अ क्रूशियल रोल इवेंचुअली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947. And this overview examines the key figures and aspects that contributes to the emergence Muslim and Pakistan India, ठीक है। राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन साउथ एशिया वो किस तरह हुआ, ठीक है। मुस्लिम नेशनलिज्म बेसिकली है क्या? It refers to the political and cultural movement that sought the essence of identity, rights and interests of Muslims in South Asia during British colonial rule. It emerged as a response to perceived threats to Muslim identity and culture due to British and policies dominance the Hindu nationalism. Context: Muslim nationalism क्या है? colonial policies के खिलाफ जो है ये बना, और कम्युनल टेंशन जो है वो आने लगी 1905 में बंगाल में, यही रीजन बना के बंगाल की पार्टीशन हो गई, ठीक है, और मुसलमानों को जो है वो अपनी पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी मिल गई। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो था वो बहुत ज़्यादा चैलेंज था कि पाकिस्तान जो है मुसलमान जो हैं वो अपने राइट्स को जो है वो रिज़र्व रखें, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है फिर ऑल इंडिया 1905 में जब बंगाल तकसीम हुआ, ठीक है, उसके बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो अपनी जमात बना ली मुसलमानों ने, ठीक है, और उसके अंदर थे मुस्लिम पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही थे जो कि फिर लीड किया मुस्लिम प्लेटफॉर्म को नेशनलिज्म की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आउटलाइन इसी का ही पेपर 2 का पार्ट B को। फर्दर जो है हम आगे सारा करेंगे की फीचर्स करेंगे पाकिस्तान मूवमेंट्स के कौन कौन से जो थे अजीम रहनुमा थे, फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उससे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जो है फिर इसी को आगे गो थ्रू करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, यही आपका प्यार होता है। सो मेरे साथ बनी रहिए और इंशाल्लाह जो है मिलकर हम पॉलिटिकल साइंस का कोर्स जो है वो इसी मंथ में इंशाल्लाह जो है वो क्रैश कर लेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।